हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। उत्तराखंड की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, उत्तराखंड की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास करके उत्तराखंड पुलिस की, फॉरेस्ट गार्ड की, तो आपके लिए हम लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 18। ये प्रैक्टिस सेट 18 का मतलब यह है कि इससे पहले 17 प्रैक्टिस सेट उत्तराखंड से संबंधित एग्जाम्स के लिए बनाए गए हैं। वर्तमान समय में जिस तरह से यूके ट्रिपल एससी पेपर बनाता है, उसी तरह से हमने पूरी कोशिश की है कि वो स्टैंडर्ड फॉलो किया जा सके। ये प्रैक्टिस सेट आपको फ्री अवेलेबल है पाठशाला ऋषिकेश के ग्रुप सी टेलीग्राम में। यानी कि आपको सर्च करना है पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी। आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। आप अपनी तैयारी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। जिस तरह से पढ़ना जरूरी है, उससे कई ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस सेट करना, और पाठशाला आपको देगा फ्री प्रैक्टिस सेट। ठीक है, हर शनिवार को ये फ्री आपको मिल जाएगा। और पाठशाला ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ जितना हो पाएगा यूट्यूब पर भी फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाई आपको जाएगी, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी हो पाए। उम्मीद करते हैं आपको काफी सारी चीजें पसंद आएगी। आगे चलते हैं और इसके क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्यूशन इसका हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। आज है सैटरडे यानी प्रैक्टिस सेट का दिन, और ये प्रैक्टिस सेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी में मिल जाएगा। वहां पर ये जो प्रैक्टिस सेट है ये पिन किया हुआ है, और साथ ही यहाँ पर इसकी आंसर की है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड और हिंदी क्वेश्चन, और जीएस वाले सर आपको बताएंगे जीएस के क्वेश्चन। उससे पहले आप सभी के लिए जानकारी की पाठशाला ऋषिकेश में उत्तराखंड पुलिस के लिए स्पेशल ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं, जिसमें आप एनरोल करके अपनी उत्तराखंड कांस्टेबल और एसआई की तैयारी को बहुत ज्यादा मजबूती दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अपने मित्रों बंधुजनों को लिखने वाले पत्रों को किस प्रकार के पत्र माना जाता है? ठीक है ना, ये मार्च 2021 कुछ और होगा इसमें के पत्र माना जाता है। ठीक है ना, कार्यालय पत्र, अनौपचारिक, व्यवसायी या फिर औपचारिक पत्र। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर बनेगा आपका अनौपचारिक पत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अनऑफिशियल। ठीक है ना, क्योंकि औपचारिक तो बनेगा नहीं। औपचारिक मतलब जब आप ऑफिस में भेजते हैं किसी में, ठीक है ना। तो अनौपचारिक जब आप अपने किसी मित्रजनों को लिखते हैं, जिसे जिसमें आप शुरू में लिखते हैं कि प्रिय, ठीक है, ऐसे ऐसे करके शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नमकीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, नमकीन, तो नमकीन खाते सब है, लेकिन नमकीन में प्रत्यय ढूंढना है हमें। ठीक है, तो नमकीन में कौन सा प्रत्यय है? तो नमकीन में है इन प्रत्यय। ठीक है, नमक धन इन प्रत्यय है। आप देख रहे होंगे मात्रा यहाँ पे बड़ी लगी है, क्यों जी? इन जब इसमें लगा तो ये मात्रा में परिवर्तन आ गया, वो एक अलग नियम है, उसको कभी फिर देखेंगे। घड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या है? ठीक है ना, घड़ा पानी पीने वाला घड़ा, जिसमें सब घड़ा, तो उसका तत्सम रूप क्या होगा? ठीक है ना, यह है तद्भव। तद्भव यानी वो शब्द जो संस्कृत से आकर परिवर्तित हो गए अपने हिसाब से, जैसे चंद्रमा का बन गया चांद, ठीक है ना, जल का बन गया पानी। तो ऐसे ही घड़े का जो तत्सम रूप होगा वो क्या होगा? घट। ठीक है, घोटक कहा जाता है घोड़े को। किसे? घोड़े को। ठीक है, जानकी मंगल के कवि कौन है? कबीरदास, मीरा, तुलसीदास या फिर सूरदास? तो जानकी मंगल के कवि हैं आपके तुलसीदास। तो देखिए, जो तुलसीदास थे वो राम भक्त कह सकते हैं, राम भक्त थे। तो जानकी किसका नाम है? तो जानकी है सीता मैया का नाम, सीता राम जी से जुड़ी हुई है। तो ऐसे संपादक किसे कहते हैं? ठीक है, समाचार पत्र को एकत्रित करने वाला, प्रकाशक, मुद्रक या त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला। तो संपादक होता है जो, जिसे आप इंग्लिश में एडिटर बोलते हैं, कि जो त्रुटियां हटाता है और फिर छापने योग्य किसी भी मैटर को बनाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। सूरज पूरब में उगता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक या फिर प्रश्नवाचक? तो सूरज पूरब में उगता है, ये सही बात है। ठीक है ना, तो ये है क्या? विधानवाचक, मतलब जो काम होना ही होना है, उस तरह का वाक्य को कहते हैं हम विधानवाचक। ठीक है, निषेधवाचक में जैसे हम किसी चीज का मतलब कि तुम वहां नहीं जाओगे, तो ये क्या हुआ? निषेधवाचक हुआ। ठीक है, संकेतवाचक में आप संकेत करके वो देखो वो मेरे पिताश्री है, ठीक है, ये क्या हुआ? संकेतवाचक। प्रश्नवाचक में क्या हुआ? आप प्रश्न पूछते कि तुम कहां जा रहे हो। ठीक है, एक कहानी यह भी के रचनाकार कौन है? तो एक कहानी यह भी के रचनाकार शिवानी महादेवी वर्मा, मनु भंडारी या फिर प्रेमचंद? तो एक कहानी यहां भी लिखी गई थी आपकी मनु भंडारी द्वारा। ठीक है ना,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनु भंडारी की आपका बंटी काफी प्रसिद्ध रचना है जो एक प्रेम कथा है, ठीक है ना। नहीं, आपका बंटी विवाह विच्छेद पर है। फिर आती है इनकी 1 इंच मुस्कान जो किस पर है, प्रेम कहानी है, ठीक है। भारत संघ की राजभाषा कौन सी है, तो देखिए ये हिंदी और पॉलिटी दोनों का ही क्वेश्चन है। तो भारत संघ की राजभाषा है आपकी हिंदी, ठीक है। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, ये पंक्तियां किस कवि की है, तो ये पंक्तियां मंगलेश डबराल, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत या फिर राजेश जोशी। तो यह है आपके हमारे उत्तराखंड के कवि मंगलेश डबराल की, ठीक है ना, जिनकी कहानियां हैं पहाड़ पर, लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, यह पंक्ति किस कवि की है, रसखान, तुलसीदास, कबीरदास या फिर सूरदास। तो ऊधो तुम हो अति बड़भागी है आपकी ऑप्शन डी, सूरदास की। देखिए जो सूरदास थे वो क्या थे, कृष्ण भक्ति के ज्यादा कवि थे, और ऊधो जो थे वो कृष्ण के दोस्त थे, ठीक है, मित्र थे कृष्ण भगवान के। ऊधो और माधो नाम लिया जाता है बहुत बार, तो याद कर सकते हैं। यूनिकोड फॉन्ट के क्या फायदे हैं, मानक कुंजी पंटल में टंकण, सभी अद्यतन प्रचालन प्रणालियों में पठनीय, ऑनलाइन व ऑफलाइन के लिए प्रयोग में सुविधा, या उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है वो यूनिकोड फॉन्ट के फायदे हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। महल के भीतर के भाग को किस नाम से जाना जाता है, गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर या रनिवास। तो कहा जाता है इसे ऑप्शन सी, अंतःपुर, ठीक है। गर्भगृह कहा जाता है जो मंदिर के भीतर का भाग होता है, जहां पर मुख्य मूर्ति होती है उसे कहते हैं गर्भगृह, और महल के भीतर के भाग को कहा जाता है अंतःपुर। भक्तिन के रचनाकार कौन है, तो भक्तिन के रचनाकार है आपकी ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा, ठीक है। एक कहानी है इनकी छोटी सी भक्तिन, जिसमें वो अपनी नौकरानी जो उनके काम करने आया करती थी उसकी वो कहानी लिखती है, उसके बारे में वो बताती है, ठीक है। संचार में शोर का मतलब क्या है, संचार प्रक्रिया में तेजी, संचार नहीं कर पाना, संचार प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाला कूट, या संचार प्रक्रिया में बाधा। तो देखिए जो शोर है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर संचार के माध्यम में एक जैसा ही, यानी संचार प्रक्रिया में बाधा, ठीक है। अवधी बोली किस राज्य में बोली जाती है, तो अवधी बोली जाती है अवध में, और अवध है आपका कहां, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सहयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है ना। सहयोग आप सभी करते होंगे अपने घर में, अपने मित्रों को, अपने भाई बहनों को। सहयोग में आज आपको उपसर्ग ढूंढना है, तो सहयोग में उपसर्ग है सह, सह धन योग, सहयोग। प्रेमचंद के फटे जूते के रचनाकार कौन है, तो प्रेमचंद के फटे जूते के रचनाकार है आपके ऑप्शन बी, हरिशंकर परसाई। कौन, हरिशंकर परसाई, ठीक है। कंठ्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है, ठीक है ना। बहुत बार मुझे कंठ्य, तालु, मूर्धा, ओष्ठ्य व्यंजन पूछे जाते हैं, तो कंठ्य व्यंजन का उदाहरण है आपका ऑप्शन बी, ग, ठीक है। क वर्ग के जितने में क, ख, ग, घ और ड, ठीक है, क, ख, ग, घ और ड, ये सभी क्या है, कंठ्य व्यंजन है। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत दिनों के बाद दिखना, हर दिन दिखना, ईद के दिन दिखना, यह ईद मनाना। तो बहुत दिनों के बाद दिखना को कहते हैं हम क्या, ईद का चांद होना। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ठीक है। वर्तनी क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो वर्तनी कौन सी है सही, तो यह है आपकी ऑप्शन बी, आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद। ये थे हिंदी क्वेश्चन। अब करते हैं हम उत्तराखंड के। तो देखिए उत्तराखंड का पहला क्वेश्चन, हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रचित किस पुस्तक का लोकार्पण किया गया। चार ऑप्शन आपके सामने है, मैं गंगा बोल रही, गंगा बोलती है, मैं गंगा हूं, ये गंगा की आवाज। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए आपका, मैं गंगा बोल रही हूं, सॉरी मैं गंगा बोल रही, ठीक है। किस स्थान को परियों का निवास स्थल माना जाता है, खैट पर्वत, फूलों की घाटी, नंदा देवी पर्वत या हेमकुंड पर्वत, ठीक है। तो खैट पर्वत को कहा जाता है क्या, परियों का निवास स्थल माना जाता है। जीतू बगड़वाल की कहानी आप सबने सुनी होगी, तो जो जीतू बगड़वाल को परियां ले गई थी वो उठाकर इसे खैट पर्वत पर ही ले गई थी, ठीक है। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया,
तो गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 2008, सभी जानते हैं। तो अब आपको डेट भी याद करनी है, 4 नवंबर 2008 को। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? ठीक है, तो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है आपकी ऑप्शन सी सरयू। ठीक है ना, सरयू आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सरयू जो अयोध्या है हमारा, वो भी एक सरयू नदी के किनारे है। तो सरयू राम जी की उससे बहुत पवित्र नदी है, तो कुमाऊं क्षेत्र की भी सबसे पवित्र नदी है आपकी सरयू। राज्य में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो राज्य में ब्रह्म कमल की पाई जाती है टोटल 24 प्रजातियां और विश्व में 210। ठीक है, मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? कैथरीन हाइलमैन, रिने जॉर्ज, सुजैन हयात या मैडलिन स्लेड? ठीक है, तो मीरा बहन का वास्तविक नाम था मैडलिन स्लेड। ठीक है, और कैथरीन हाइलमैन किसका नाम था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण की मांग किस गोलमेज सम्मेलन में उठाई गई थी? किसमें उठाई गई थी? तो ये उठाई गई थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जिसमें गांधी जी ने भी भाग लिया था। हाल ही में कौन सी गढ़वाली फिल्म दिल्ली के गढ़वाली भवन में रिलीज की गई? मेरुगो, मेरू गढ़वाल, गढ़वाल मेरू या संगम गढ़वाल कू? तो कौन सी की गई? तो ये की गई आपकी ऑप्शन है मेरू गौ, मेरू गौ। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्तिक स्वामी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? त्रिशूल, नीलकंठ, क्रॉच या फिर सुमेरु पर्वत पर? तो कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है आपका ऑप्शन सी, क्रॉच पर्वत पर स्थित है कार्तिक स्वामी। बहुत ही अच्छा भव्य मंदिर है और बहुत ही सुंदर यहां से नजारा दिखाई देता है, कभी मौका पड़े तो आप जरूर जाइएगा। छीनी गुफा किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो छीनी गुफा स्थित है आपकी ऑप्शन सी पिथौरागढ़ में। यहां पर सुमेरु गुफा भी है और पिखू गुफा भी है, और भी 1-2 गुफाएं है कहा पिथौरागढ़ में। कौन सी? सुमेरु और पिखू। इंदिरा गांधी फॉरेस्ट अकादमी की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी आपकी 1987, ऑप्शन सी। कहां की गई थी? ये की गई थी FRI में। कब? FRI में। किसके शासनकाल में रोहिलों का आक्रमण हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था कल्याण चंद के। कल्याण चंद भी कौन सा? तो कल्याण चंद चतुर्थ। ठीक है, और फिर प्रदीप शाह ने इसकी मदद कर दी। किसने? प्रदीप शाह ने। ठीक है, उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का इतिहास किसकी पुस्तक है? हरीश लखेड़ा, शीशपाल गुसाई, राम नेगी या विजय नौटियाल? तो ये है आपकी ऑप्शन ए, हरीश लखेड़ा ने लिखी है। कौन सी? उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का इतिहास। ठीक है, शीशपाल गुसाई की बात करेंगे तो इन्होंने लिखी है डोबरा चाटी की गाथा। डोबरा चाटी की गाथा। ठीक है, ये किस लिखी है? शीशपाल गुसाई ने। उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी आपकी 1979, ऑप्शन सी। और किसने करी थी? तो ये करी थी आपकी त्रिपन सिंह द्वारा। किसके? त्रिपन सिंह द्वारा। सघन भेड़ विकास परियोजना किस जिले में संचालित है? तो ये संचालित है आपकी ऑप्शन सी, पौड़ी में। गढ़वाली समाचार पत्र को साप्ताहिक कब किया गया? तो गढ़वाली समाचार पत्र सबसे पहले शुरू हुआ था 1905 में, और तब ये क्या था? मासिक था। तब क्या था? मासिक था। और 1913 में से गिरिजानंद नथानी द्वारा साप्ताहिक किया गया, और 1913 से 1915 तक वो इसके क्या रहे? संपादक रहे थे। नाला का बौद्ध स्तूप किस जनपद में है? तो नाला का बौद्ध स्तूप आपका स्थित है ऑप्शन बी, रुद्रप्रयाग में। कहा है? रुद्रप्रयाग में। जाड़ भोटिया खुद को किसका वंशज मानते हैं? तो जाड़ भोटिया खुद को मानते हैं ऑप्शन डी, जनक का वंशज। उत्तरकाशी में रहने वाली भोटिया जनजाति को जाड़ भोटिया कहा जाता है। ये तिब्बती लोगों से काफी ज्यादा प्रभावित है। लोसर नाम का ये त्योहार मनाते हैं नववर्ष के रूप में। ठीक है, इनके यहाँ पर जो पुजारी होते हैं वो क्या होते हैं? लामा होते हैं। ठीक है ना, मतलब पुजारी को लामा कहा जाता है। इनके वहीं पे उसी क्षेत्र में एक ताल है जिसका नाम जनक ताल भी है। झेलम तमक परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो झेलम तमक परियोजना आपकी अवस्थित है ऑप्शन डी, धौली गंगा पर। शंकराचार्य के बाद ज्योतिर्मठ के
प्रथम शंकराचार्य कौन बने थे? ये कौन बने? तो शंकराचार्य प्रथम बने थे आपके त्रोटकाचार्य। त्रोटकाचार्य भी कहीं कहीं पर लिखा होता है। अग्नि तीर्थ किस स्थान का प्राचीन नाम है? तो अग्नि तीर्थ के नाम से जाना जाता है आपका ऑप्शन बी बागेश्वर को। ठीक है। किस स्थान से हिमालयी पशु जिबू के पूर्ण कंकाल मिले हैं? किस स्थान से मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके ऑप्शन बी मलारी गांव से। ठीक है ना, किससे? मलारी गांव से। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो आप जिबू के कंकाल मिले, साथ ही साथ यहाँ पे मिले हुए मृद भांड जो है, क्या है? मृद भांड, वो पाकिस्तान की स्वात घाटी से मिलते हैं। पाकिस्तान की स्वात घाटी। ठीक है, पाकिस्तान की स्वात घाटी। 5.2 किलो का मुखावरण मिला यहाँ पर सोने का। ठीक है, और भी काफी चीजें हैं। ठीक है, बनकोट की बात करें तो 8 ताम्र मानव आकृतियां, 8 ताम्र मानव कृतियां मिली है। ठीक है। उत्तराखंड की माधवी शर्मा का संबंध किससे है? तो माधवी शर्मा का संबंध है आपका ऑप्शन बी पर्वतारोही से। ठीक है। असी गंगा कहां से निकलती है? तो असी गंगा का उद्गम है आपका डोडी ताल। ठीक है, जो है उत्तरकाशी में। अनवाल लेडी बुग्याल किस जनपद में है? तो अनवाल लेडी बुग्याल आपका स्थित है चमोली में। श्रीदेव सुमन ने आमरण अनशन कब शुरू किया? कब शुरू किया था? तो ये शुरू किया था आपका 3 मई 1944 और 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। कितने दिन? 84 दिन की मृत्यु के बाद, भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया? तो किसे किया गया था? तो ये किया गया था राजा जी को। तो राजा जी अब एशियाई हाथी, साथ ही साथ टाइगर के लिए भी प्रसिद्ध हो गया है। देहरादून में आरबीआई की शाखा स्थापित की गई। तो आरबीआई की शाखा देहरादून में स्थापित की गई थी 2005 में। 1000 गायों का दान देने वाला शासक कौन था? तो कौन था? तो ये था आपका जगत चंद। तो जगत का जो बारे में जो सोचेगा वही गायों का दान देगा। ठीक है ना, जगत चंद। उत्तराखंड वाहनों की नंबर प्लेट पर उत्तराखंड कब से शुरू हुआ? तो कब से शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ आपका 1 नवंबर 2007 से। ठीक है, 1 जनवरी 2007 से क्या हो गया था? उत्तराखंड नाम पड़ गया था और 1 नवंबर 2007 से नंबर प्लेटों पर भी आ गया। देहरादून हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया आपका ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। ठीक है, प्रकाश पंत के नाम पर एयरपोर्ट के पास ही एक रोड भी है। दीनदयाल उपाध्याय के नाम से 108 की सेवा चलती है। धारी देवी मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो धारी देवी मंदिर बना है आपका ऑप्शन सी कत्यूरी शैली में। माता का मंदिर है ये, अलकनंदा नदी के तट पर है। श्रीनगर में, श्रीनगर क्षेत्र यानी पौड़ी में आता है ये। और यहाँ पर जो ब्राह्मण होते हैं वो कौन होते हैं? पांडे ब्राह्मण होते हैं। उत्तराखंड में कार सेवा का संबंध किस धार्मिक स्थल से है? तो कार सेवा का संबंध आपका है आपका ऑप्शन ए हेमकुंड साहिब से। उत्तराखंड में पर्वत नीति कब लागू की गई? तो कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी 2008 में। हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम स्थित है। उत्तराखंड में काफी स्टेडियम है छोटे छोटे, लेकिन हमें पता ही नहीं है, बहुत से लोग नहीं जानकारी रखते हैं उसके बारे में। तो हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम स्थित है आपका ऑप्शन डी अल्मोड़ा में। बीबीसी में प्रकाशित स्नो एंड स्नो अंग्रेजी कहानी की रचना किसने करी थी? तो ये करी थी आपकी ऑप्शन बी हरिदत्त भट्ट शैलेश ने। ठीक है, काफी मतलब कह सकते हैं सोचने वाली बात है कि बीबीसी में प्रकाशित हुई है। ठीक है, तो किसकी है? हरिदत्त भट्ट शैलेश की। क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत जो इस समय दिल्ली डेयरडेविल्स के कप्तान भी रहे थे अभी हाल ही के आईपीएल सीजन में। ठीक है, और उत्तराखंड के विकेट कीपर बैट्समैन है और इंडियन टीम से खेलते हैं। तो क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत किस शहर से हैं? तो ये है आपके रुड़की के, हरिद्वार के रुड़की से। ठीक है। उत्तराखंड राज्य में संस्कृत शिक्षा के कितने शिक्षकों को 2019 में गवर्नेंस टीचर, 2019 होगा ये, ठीक है, 2019 में गवर्नर्स टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये 5 इसका आंसर होगा। पहाड़ एवं उत्तरा नामक पत्रिकाएं कहां से निकलती है? तो ये निकलती है आपकी ऑप्शन सी नैनीताल में। ठीक है, कहां से?
नैनीताल से। ठीक है। चिला जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? ठीक है। पौड़ी में स्थित है चिला जल विद्युत परियोजना, गंगा नदी पर स्थित है और ये है आपकी 144 मेगावाट की। ठीक है। ये थे उत्तराखंड और हिंदी क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन आपको जीएस वाले सर बताएंगे। धन्यवाद। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था। जब हम फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ते हैं या स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ते हैं, उसमें गांधी युग से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनर के हमेशा फेवरेट होते हैं। गांधी जी ने कई सारे पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। उसमें से जब हम बात कर रहे हैं कि अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी 1892-93 के दौर में पहुंचे और भारत वापस लौटे 1915 में फाइनली, है ना। तो वहां पर उन्होंने जो पत्रिका चलाई उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। 1903-4 में इंडियन ओपिनियन पत्रिका वहां पर गिरमिटिया मजदूरों के लिए चलाई गई थी दोस्तों। 1921 में उन्होंने भारत में नवजीवन पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। महात्मा गांधी जी, आपको ध्यान रखना है, दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए, दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए कहां चले गए थे? ये चले गए थे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी है 62, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? जिन्होंने, देखो ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, जब उन्होंने देखा था कि भैया भारत छोड़ो असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा है, उस समय पर उन्होंने कहा था कि जिस तरह से भारत की आर्थिक स्थिति गिर रही है इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है ब्रिटिश की आर्थिक नीति, जिसमें वो विदेशी कपड़ों को बनाकर हमारे हथकरघा उद्योग को बर्बाद कर रहे हैं। आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी साथियों। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी घोर आलोचना की थी कि विदेशी कपड़ों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये आर्थिक अर्थव्यवस्था को और ज्यादा परेशानी में डाल देगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? किसने निभाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चार हैं आपके पास, बिजोलिया आंदोलन, डांडी मार्च, अहमदाबाद में कपड़ा मिल श्रमिकों की हड़ताल और बारदोली सत्याग्रह। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम अहमदाबाद आंदोलन की बात करें तो ये 1918 में था और यहां पर दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन बारदोली सत्याग्रह कहां? गुजरात में 1928 में हुआ और यहीं की महिलाओं द्वारा क्या कहा गया? सरदार इनको कहा गया वल्लभ भाई पटेल जी को। आपको ध्यान देना है, इनकी एक गुजरात में इनकी स्टैचू बनाई गई है जिसे नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कितने मीटर लंबा है? तो 182 मीटर उसकी हाइट है साथियों। आगे देखिए 64 क्वेश्चन, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? तो जो ये रॉलेट एक्ट था ये भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए 1919 में लागू किया गया। और इसी के बाद अगर आपको ध्यान रखें तो जलियांवाला बाग, कौन सा बाग? जलियांवाला बाग आप हत्याकांड याद रखेंगे, 1919 में हुआ पंजाब में। वायसराय पूछा है, वायसराय गवर्नर जनरल, हिस्ट्री में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मेरे द्वारा आपको कराए गए हैं। लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो थे उस समय पर वायसराय थे साथियों। कौन थे? वायसराय थे। आगे चलिए 65, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। सविनय अवज्ञा सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट चलाया गया था गांधी जी ने। और दांडी मार्च, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना था लेकिन उससे पहले गांधी जी ने दांडी मार्च किया। और दांडी मार्च जब किया तब वो पहुंचे और एक तट पर पहुंचे, उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। तो दांडी मार्च नमक यात्रा से संबंधित है, नमक यात्रा के नाम से जाना जाता है। जब उन्होंने वो कानून तोड़ा तो उसी को सविनय अवज्ञा कहा गया, यानी कि विनय पूर्वक अवज्ञा करना सरकार की। तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च उन्होंने किया और लगभग 24 दिन की यात्रा के बाद 240 मील चलने के बाद वो पहुंचे थे। और उन्होंने नमक जब बनाया उन्होंने, जो कि सरकार ने टैक्स लगाया हुआ था नमक बनाने पर, 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने क्या स्टार्ट किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। आगे चलते हैं
निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं? क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है? चार्टर एक्ट देखिए, इस चार्टर एक्ट में क्या जारी करने की बात की जा रही है? अध्यादेश। अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 123 में क्या है? अध्यादेश की शक्ति है। लेकिन अंग्रेजों के जमाने में इंडियन काउंसिल एक्ट आया कब? 1861 में, और इसी में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। जबकि 1833 से चाय और चीन के साथ, या यूं कहो कि कंपनी का एकाधिकार पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। 1909 वाले को मॉर्ले मिंटो एक्ट के नाम से जाना जाता है। और साथियों, मॉर्ले मिंटो एक्ट के नाम से, और ये मुसलमानों के लिए इसने क्या दिया था? तो आप कहेंगे पृथक निर्वाचन की बात इसने कही थी। और ये बात समझ में? आगे देखिए, किसने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? ये बात किसने कही थी? आपने बहुत सारे स्लोगन और नारे पढ़े होंगे। 4 ऑप्शन आपके पास है मेरे साथी, मेरे भाई। देखिए, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, कौन सा आंदोलन हुआ? भारत छोड़ो। आप कहोगे कब हुआ? तो याद कर लो, 1942 में हुआ। आ रही है इतनी बात समझ में? ये महात्मा गांधी को इसका नेतृत्व सौंपा गया था। हालांकि ये नेतृत्व विहीन आंदोलन था, क्योंकि सभी को जेल में पकड़कर डाल दिया गया था। महात्मा गांधी ने बात कही कि अब आजादी तुम्हारे हाथों में है और हमें इसे कसकर पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि अब देखो ब्रिटेन जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में घिरा हुआ है। अगर हमने अभी नहीं करा तो हमें मरना पड़ेगा। और कहा करो या मरो, ये इन्होंने कहा था दोस्तों, डू और डाई। और मैं कहूंगा कि तुम्हारे लिए ये करने ही वाली सिचुएशन है, डू बिफोर यू डाई। समझ रहे हो? मरने से पहले करना है भाई, कोई मरने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे लिए है नौकरी, मौका मिल रहा है, चांस करोगे, मेहनत लगाओगे तो तुम्हारे ही जिम्मे आएगी नौकरी, ये याद रखो। आ रही है बात समझ में? आगे चलो। दक्षिण भारत का त्योहार ओणम, कौन सा त्योहार है? ओणम, सबने सुना होगा। कहां मनाया जाता है ओणम? ओणम की बात करें तो ओणम मनाया जाता है केरल में। ठीक है, अब ओणम मनाया जाता है केरल में, तो इस पे क्यों मनाया जाता है? किससे संबंध है? राम की रावण पर विजय से, दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध से, शिव शक्ति से, या महाबली से? तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर करके देखो, तो महाबली से रिलेटेड है। क्या महाबली से क्या रिलेटेड है? ओणम त्योहार जो मनाया जाता है दोस्तों साथियों केरल में। इस तरह के सवाल आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड होते हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, मोपला आंदोलन। भारत में अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए कई आंदोलन हुए, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, जनजातीय आंदोलन। एक ऐसा ही आंदोलन था मोपला आंदोलन। ये मुसलमान किसानों वर्सेस हिंदू जमींदारों के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? हिंदू जमींदारों के विरुद्ध था। क्या इतनी बात आपको समझ आई? क्या इतना था? कहां था? 1921 की बात कर रहे हैं भैया, मालाबार में। और मालाबार कहां है साथियों? तो मालाबार है केरल के पास। समझ रहे हैं आप? ये वाला जो हिस्सा है इसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, यानी कि पश्चिमी घाट का साउथ वाला जो हिस्सा है वो जाना जाता है मालाबार के नाम से। मोपला आंदोलन यही हुआ था। आगे क्वेश्चन देखो, 70 क्वेश्चन है। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 की क्रांति, इस पर पूरी वीडियो डाली है और इस पर इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करें कि कोई भी एग्जाम उठा करके देख लो, आपको सवाल उसी वीडियो से मिलेगा। इतने क्वेश्चन मैंने उसमें करवा दिए 1857 की क्रांति से, तो एक बार जाकर के वो वीडियो देखो और तुम्हें सुकून आएगा, शांति मिलेगी। आगे देखिए, रामचंद्र पांडुरंग की बात दोस्तों हम कर रहे हैं कि रामचंद्र पांडुरंग का नाम क्या था? क्या कुंवर सिंह था, नाना साहब था, मंगल पांडे था? तो आप लगा देंगे आसानी से कि तात्या टोपे। तो आप कहेंगे कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो हम कहेंगे धोंदू पंत। क्या था? धोंदू पंत था साथियों। तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग का नाम। समझ रहे हैं? वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। किसका? तो तात्या टोपे का। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? क्या आगे देखो, दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? एक टेढ़ा क्वेश्चन आपको लगेगा थोड़ा सा, याद करो, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था।
अकबर की मनसबदारी व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? दशमलव पद्धति पर। किस पर आधारित थी? दशमलव पद्धति पर आधारित थी। ठीक है। जहांगीर ने इस पद्धति को आगे बढ़ाते हुए इस पे सिंह अस्पा और 2 अस्पा को जोड़ा था। आगे चलते हैं। बहुत ही जल्द पृथ्वीराज महाराणा प्रताप की मूवी, महाराणा प्रताप के ऊपर खूब अभी अभी जयंती उनकी गई, तो महाराणा प्रताप के बारे में पूछा जाता है सवाल। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? ध्यान से पढ़ना इसे। इसमें पूछा गया है महाराणा प्रताप की, वही महाराणा प्रताप जिनके घोड़े का नाम चेतक है, महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? इब्राहिम खान गारदी, तरदी बैग, हकीम खान सूर या मोहम्मद लोदी? ये क्वेश्चन देख करके आपको लग रहा होगा कि महाराणा प्रताप की राजपूत सेना और सेनापति के नाम सारे इस प्रकार से कि कुछ अफगान मुसलमान, कुछ तुर्क मुसलमान, ये कैसे हो सकता है? तो देखो यही सही है कि हकीम खान सूर जो थे वो महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति था। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे साथियों। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण का योगदान नहीं दिया? देखिए लगभग इसकी जो हाइट है वो 72.5 या यूं कहो कि 73 मीटर के आसपास है दोस्तों। किसकी? कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार कहां पर है? तो आप कहेंगे सर कुतुब मीनार दिल्ली में है। ठीक है। अब सवाल पूछा है कुतुब मीनार के निर्माण में किसने योगदान नहीं दिया? तो देखिए अगर हम सल्तनत काल या हम गुलाम वंश की बात करें, गुलाम वंश की बात करें या हम बात करें सल्तनत काल की, कहां की? हम बात करें सल्तनत काल की। तो जैसे हम सल्तनत काल की बात करते हैं तो देखो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। कुतुबुद्दीन ने इसकी नींव रखी, इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया, लेकिन इसकी चौथी और 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने रखी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो इसका सही आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी जो इसका सही आंसर है, इसने इस क्वेश्चन के हिसाब से कुतुब मीनार के निर्माण में कोई भी योगदान नहीं दिया। किसने नहीं दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अपने आप को क्या कहते थे ये? सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी के नाम से दोस्तों इन्हें जाना जाता था। आगे देखिए, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन सभी लोग जानते हैं यहां पर। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित हैं। कनिष्क के टाइम पे चौथी बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों, पुष्यमित्र, शुंग जो है ये है। आगे चलिए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? बुद्ध से लगातार प्रश्न आते हैं। पहला उपदेश पूछा गया सारनाथ, काशी, कुशीनगर और बोध गया। सारनाथ को अगर हम देखें 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ। इनकी जो मृत्यु थी वो हुई 483 ईसा पूर्व। क्या हुई? मृत्यु। याद रहेगा, मृत्यु हुई। ठीक है। और जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। सारनाथ में इन्होंने क्या किया? सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको आंसर जल्दी जल्दी बताए जा रहे हैं ताकि आपका टाइम बचे और आपकी क्या ज्यादा हो? प्रैक्टिस ज्यादा हो। अगला क्वेश्चन देखो, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? पंचायती राज से संबंधित प्रावधान की बात है साथियों। पंचायत की अगर हम बात करें तो भाग 9 जो है वो पंचायत से संबंधित है। 73वां व 74वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट किया गया और भाग 9 को ऐड किया गया। ठीक है। आगे चलिए, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? संविधान का हिस्सा नहीं है। तो इसके ऊपर एक वीडियो आने वाली है, तो मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्लोज नहीं करूंगा अभी, सीधा सीधा आपको आंसर बता दे रहा हूं कि बहुत सारे केस आपको याद रहते हैं, जैसे 1973 का केशवानंद भारती केस, जिसपे यह कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है और संविधान में अमेंडमेंट करते समय या संशोधन करते समय मूल ढांचे का आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन यहां पर जो सवाल है वो है बेरूबारी जो है मेरे भाई, जो बेरूबारी है दोस्त, इसमें कहा गया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। बेरूबारी, यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस था, आपको ध्यान देना है। आगे चलिए, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, यानी कि दिल्ली को एनसीआर में तब्दील किया गया? तो आंसर है 69 अमेंडमेंट।
69 अमेंडमेंट 1989 में किया गया, 1991 में इंप्लीमेंट किया गया, 69 अमेंडमेंट है ये। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी बात। आगे समझते हैं। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। देखिए, हम संसद और विधानसभा की बात कर रहे हैं। संसद और विधानसभा का कोई भी सदस्य हो, कोई भी सदस्य हो, उसकी सदस्यता कब समाप्त की जाती है या कब समाप्त समझी जाती है, तो ये हमें बताना है। तो देखिए, अगर वो बिना बताए और अगर सेशन लगातार चल रहे हैं और 60 दिन तक वो एब्सेंट है, तो उसकी जो संसद या विधानसभा की सदस्यता है वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो न्यायाधीश है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या न्यायाधीश जो वहां का हो, वो अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख करके देगा, ये बताना है। तो ध्यान से देखिए, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए वो अपने पद से त्यागपत्र देता है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? 8वीं सूची में नहीं है। देखिए, 8वीं जो सूची है या 8वीं जो अनुसूची है हमारी, 8वीं अनुसूची की अगर हम बात करें, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। कितनी भाषा है? 22 भाषा है दोस्तों। कितनी भाषा है? 22 भाषा है। ठीक है, हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कुल कितनी है? कुल 12 अनुसूचियां हैं। 22 भाषा की बात करें तो उसमें उर्दू है, कोंकणी है, नेपाली है, लेकिन भोजपुरी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से? संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है पूछा है, तो यह हो जाएगा भोजपुरी। आ जाओ, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। आप लोगों ने, कई लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करते हुए आंसर किया होगा राज्य का विधानमंडल। ठीक है, यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपने इसका आंसर राज्य विधानमंडल करा है तो यह गलत है। इसका आंसर संबंधित राज्य का राज्यपाल होगा। ऐसा क्यों? इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूं। देखिए, जब किसी राज्य के नगर पालिका का सीमा क्षेत्र डिसाइड कर लिया जाता है, उसका विधान बना लिया जाता है, तो जो फाइनल नोटिफिकेशन निकाला जाता है, फाइनल अधिसूचना जारी की जाती है, वो राज्यपाल के ऑफिस से की जाती है। राज्यपाल की मुहर लग करके वो अधिसूचित की जाती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक बात समझ आ रही होगी। अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप निराश नहीं होंगे। 100 क्वेश्चन करने के बाद अद्भुत तरह का आपको नॉलेज मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपने 100 क्वेश्चन अभी अभी कर लिए हैं, और रिवीजन भी आपका होगा। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? भारत में, जिसको हम संसद कहते हैं, उसमें एक हाउस लोकसभा और एक हाउस राज्यसभा है। लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ठीक है, इसके साल भर में 2 सेशन होना तो अनिवार्य है, क्योंकि कहा गया है कि एक सेशन के बाद दूसरा सेशन होने में 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। 84 पे आते हैं साथियों। प्रायद्वीप या भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो देखिए, महानदी कहां से निकलती है? तो महानदी की अगर हम बात करें तो अमरकंटक से निकलती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहते हुए चली जाती है। अगर हम बात करें गोदावरी की, किसकी बात करें? गोदावरी की, तो गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर लंबी है, और यही इसका सही आंसर भी है। गोदावरी नदी सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। महानदी की बात करें तो 851 किलोमीटर। कावेरी की अगर आप बात करेंगे तो कावेरी की 801 किलोमीटर के आसपास या 750 के आसपास इसकी लेंथ है ना। कावेरी की एक बार देख लेंगे। कावेरी की मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे डेटा मिस लग रहा है। 1425 जो है वो कृष्णा की है। तो कावेरी की आप बताएंगे, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बताएंगे। तो आंसर हो जाएगा गोदावरी, जिसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है साथियों। वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी से लगातार क्वेश्चन आते हैं। अगर हम भारत के ज्वालामुखी की बात करें, भारत के ज्वालामुखी, किसकी बात करेंगे? भारत के ज्वालामुखी की। तो देखो, बैरन,
और नारकोंडम, और नारकोंडम जो है यह है ज्वालामुखी। अगर हम यहां की बात करें संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, तो इसका आंसर हो जाएगा किलायू। क्या हो जाएगा? किलायू। और ये बात समझ में, आगे देखिए। मेघालय का पठार भाग है, मेघालय का जो पठार है ये भाग किसका है? हिमालय श्रेणी का, पूर्वी घाट पर्वतों का, प्रायद्वीपीय खंड का, या सतपुड़ा श्रेणी का? तो देखिए, जब हम मेघालय को पढ़ते हैं तो हमें ध्यान देना है कि ये जो है भारतीय प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। भ्रंश उत्पन्न होने के कारण ये अलग हो गया था। यानी कि मेघालय का पठार किसका भाग है? तो यह है प्रायद्वीपीय खंड का, प्रायद्वीपीय भारत का भाग है मेघालय का पठार। लिख करके इसको याद कर लो दोस्तों। आगे देखिए, पूछा गया उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य। अगर आप मेरी बात ध्यान से समझें तो भारत में अभी गर्मी पड़ रही है और आप सभी इंतजार कर रहे हैं जून में आने वाले मानसून का, और इस मानसून को बोला जाता है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून, क्योंकि यह अरब सागर से उठता है। अगर अरब सागर से उठता है और जब यह वापसी करता है तो इसी का नाम हो जाता है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्वी मानसून। और ये तमिलनाडु के तट पर खूब बारिश करता है। कहां पर बारिश करता है? वापिस आता हुआ मानसून सर्दियों के दिनों में उत्तर पूर्वी मानसून जो है वो सबसे अधिक वर्षा करता है तमिलनाडु में। आपको उम्मीद है मुझे कि ये समझ आ रहा होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? आपने क्वेश्चन देखा होगा और सुना होगा कि बहुत सारी नदियां, यानी कि लगभग सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। वो निर्माण करती हैं एस्चुरी का। वे किसका निर्माण करती हैं? वे निर्माण करती हैं एस्चुरी का। तो नर्मदा नदी उनमें से एक है जो एस्चुरी का निर्माण करती है। आगे चलिए, जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है वह है। सारगैसो क्या है? सारगैसो समुद्र में पाए जाने वाला एक प्रकार का घास है कि, और यहां पर खूब सारी मछलियां मिलती थी तो इनके व्यापारियों ने इनका नाम रखा सारगैसो। सारगैसम इसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, किस महासागरीय क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्यान देना है, उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में सारगैसम नाम का घास पाया जाता है। आगे देखिए, अगुलहास धारा चलती है। अगुलहास धारा कहां पर चलती है? देखिए, कुछ जलधाराएं ठंडी और गर्म होती हैं। तो एक गर्म प्रकार की जलधारा है अगुलहास, जो हिंद महासागर में चलती है। लगातार जलधाराओं से प्रश्न आते हैं। अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं और आपने पढ़ लिया है तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये जलधाराएं एज इट इज याद कर लेनी, और नहीं याद हैं तो यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करेंगे, जलधारा वाला लेक्चर मिलेगा, आप उसे पढ़िए और आपको ये याद हो जाएंगी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? सबसे ज्यादा बारिश। जिस तरह की गर्मी अगर पड़ रही है तो आपको बारिश वाले क्वेश्चन कर करके थोड़ा आनंद तो जरूर आएगा। 4 ऑप्शन अगर हम देखें तो इसमें जो वर्षा स्तरीय मेघ है ना, वर्षा स्तरीय जो काले मेघ होते हैं, इन्हीं मेघों को वर्षा स्तरीय मेघ कहा जाता है और इनसे सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, नींबो स्ट्रेटस कहा जाता है वर्षा स्तरीय, और इन बादल से सबसे ज्यादा ये धरती के निकट पाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, घनत्व तो इनका सबसे ज्यादा होता है साथियों, और इसकी वजह से खूब बारिश ये करते हैं। आगे देखिए, एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। किसके उत्पादन से संबंधित है? एपीकल्चर। एपीकल्चर, सीरीकल्चर, पीसी कल्चर, ये सब आपने सुना होगा। फ्लोरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर मेरे भाई मेरे साथी। तो एपीकल्चर देखो, जैसे ही तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि ये मधुमक्खी से संबंधित है और ये शहद के उत्पादन से संबंधित है। आगे आते हैं, निम्न में से भिन्न बताना है। 4 अलग अलग चीजें हैं दोस्तों, गैलन, टन, क्विंटल, किलोग्राम, इनमें से भिन्न कौन सी है, अलग कौन सी है? तो देखो, टन से भी वजन नापते हैं, क्विंटल से भी वजन, किलोग्राम से भी, लेकिन गैलन लिक्विड को मापता है तो हम इसको अलग कर लेंगे। आगे आइए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आराम से पढ़िएगा, बहुत ही सस्ता और टिकाऊ क्वेश्चन है ये रीजनिंग का, क्योंकि डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है तो हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ बना लेते हैं। इन्होंने कहा यदि दक्षिण पूर्व पूर्व बन जाता है, मतलब जो ये वाला हिस्सा है भाई ये दक्षिण पूर्वी है, ये क्या बन जाता है? पूर्व। उत्तर पश्चिम पश्चिम बन जाता है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये वेस्ट ही होगा।
और दक्षिण पश्चिम दक्षिण बन जाता है, साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा। तो बोला नॉर्थ क्या बन गया है, तो नॉर्थ ये वाला हिस्सा बन गया है, यानी कि ये बन गया है क्या, उत्तर पश्चिम बन गया है दोस्तों, उत्तर पश्चिम बन गया है नॉर्थ। आ रही है आपको ये बात समझ में, बहुत आसान सी चीज थी, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, ठीक है, उत्तर पश्चिम बन गया है नॉर्थ, यही कहा जाएगा। आगे चलिए, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को होगा 1 अक्टूबर को, ध्यान से समझना, 1 अक्टूबर की बात हो रही है। तो मान लेते हैं अक्टूबर में भाई 1 तारीख है और इस दिन क्या है, संडे है, ठीक। अब मैंने आपको बताया था जो दिन अक्टूबर की बात है तो अक्टूबर 31 का होता है, ठीक है। अगर जो दिन 1 तारीख को है वही दिन 8 तारीख को, वही दिन 15 को, 22 को, 29 को होगा, ठीक है। तो यानी कि यहां भी संडे, सभी जगह संडे आएंगे, फिर 30 होगा और फिर 31 होगा, तो मंडे और ट्यूसडे हो जाएगा। अब उन्होंने बोला 1 नवंबर, तो सभी जानते हैं अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, तो बताओ कौन सा दिन, तो बोलेंगे बुधवार होगा। आगे चलो, फिर से रीजनिंग का ये तीसरा क्वेश्चन है, इस प्रैक्टिस सेट में डाला गया है ताकि आप प्रैक्टिस सेट करें। आगे आने वाले समय में धीरे धीरे आपको 10 रीजनिंग के क्वेश्चन कराए जाएंगे साथियों, ध्यान से देखना। इसमें हर किसी का मतलब है और हमें साइन बदलना है, बहुत ही सरल सवाल। 15 माइनस को उसने कहा गुणा, उसके बाद कहा कि अगर भाग को कहा, भाग का अर्थ है प्लस, फिर उसने कहा कि प्लस का अर्थ भाग है इस तरीके से, और गुणा का अर्थ है माइनस, तो आंसर क्या होगा, तो कुछ इस तरीके से हम कर लेंगे इसको, इसे काट लीजिए तो 13 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 50 हो जाएगा, तो -50, 150 में से 50 गए तो 100, 100 में से 13 जोड़ेंगे तो 113, 113 हो जाएगा आंसर। आसान है, सरल है, आपने करा होगा तो बहुत आसानी से आंसर आ गया होगा कंफर्म। 97 को देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। देखिए, जब तक नए आंकड़े जनसंख्या से संबंधित ना आ जाएं तब तक जो 2011 की जनगणना है साथियों, जनगणना जो है वो पढ़ लीजिए, सेंसस पढ़ लीजिए, हर 10 साल में होती है। भारत में पहली जनगणना 1872 में, लगातार जो जनगणना हुई वो हुई 1881 में, और 15वीं जनगणना थी 2011 वाली। आ रही है आपको बात समझ में। और अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो 7वीं जनगणना थी, स्वतंत्र भारत की बात करें तो 7वीं जनगणना थी दोस्तों। अब अगर जनसंख्या सबसे कम है तो कहां की कम है, सबसे ज्यादा सिक्किम की कम है, याद रहेगा। आगे चलिए, सागर में वृत्त ज्वार यानी कि जो टाइड होता है वो कब उठता है, ये सवाल है। 4 ऑप्शन बहुत प्यारे से हैं, इसको डिस्कस करेंगे, समझिएगा। सागर में वृत्त ज्वार जो है वो चंद्रमा और सूर्य की शक्ति से उठता है, ऐसा है क्या, ये कहेंगे चंद्रमा और पृथ्वी की शक्ति से उठता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, पूर्णमासी और अमावस्या के दिन चंद्रमा और पृथ्वी का यह संबंध, तो पूर्णमासी और अमावस्या के दिन क्या होता है, वृत्त ज्वार उठता है। आगे चलते हैं, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा द्वीप है, ग्रीनलैंड। वह किस देश का अभिन्न अंग है, यह पूछा गया है। वह अभिन्न अंग है किसका, तो वो डेनमार्क जिसकी कोपेनहेगन जिसकी कैपिटल है, क्या है, कोपेनहेगन जिसकी कैपिटल है। अभिन्न अंग है ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, याद रखेंगे। आगे चलिए, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से। तो देखिए, आप सभी 4 ऑप्शन आपके पास, जादेव पयांग, राजेंद्र सिंह, सलीम अली, कैलाश सांखला। तो देखिए, अगर हम बात करें तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया, क्या, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। जादेव पयांग की बात करें तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। और अगर राजेंद्र सिंह की बात करें तो ये हो जाएगा आपका आंसर, राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये थे वो 100 क्वेश्चन जो उत्तराखंड के एग्जाम के लिए आपको पावर देंगे, समझ रहे हैं आप, आपको पावर देंगे, बूस्ट करेंगे, ताकि आप अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करके एग्जाम देने जाएं और ये नौकरी हो आपके नाम। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और फेसबुक इंस्टाग्राम पे पाठशाला ऋषिकेश को फॉलो करें। फ्री पेपर प्रैक्टिस सेट लेने के लिए भी पाठशाला ऋषिकेश के टेलीग्राम चैनल पर जाएं और हमारे साथ ऑफलाइन बैच में भी जुड़ें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।